हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने सिनोनिम्स टेस्ट का आज हम लोग दूसरा वीडियो कंडक्ट करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो सेशन में आपको 20 सिनोनिम्स सहित आपको फ्रेजेस दिए गए हैं, जिसमें कि सिनोनिम्स जो पार्ट है वो आपके कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं और अंडरलाइंड पार्ट है। आपको बस एक काम करना है कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसके लिए आपको बेस्ट सिनोनिम्स का चुनाव करना है। आपके समक्ष स्कोर कार्ड जो दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। अगर आप 20 सवाल में अगर आप 0 से 6 के बीच अगर आप स्कोर करते हैं तो आप पुअर कैटेगरी में हैं। अगर आप 7 से 11 के बीच अगर आप डन करते हैं सवाल को तो आप एवरेज कैटेगरी में हैं, साधारण है, मीडियोकर है। चलिए चलेगा। अब थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। पुअर कैटेगरी के लिए तो काफी मेहनत की जरूरत है ऊपर जाने के लिए, लेकिन अगर आप एवरेज कैटेगरी में है तो थोड़ा और मेहनत की जरूरत है आगे की ओर बढ़ने के लिए। चलिए, अगर आप 12 से लेकर के अगर 16 अगर क्वेश्चन को अगर आप हल करते हैं सही तो आप एक्सीलेंट कैटेगरी में होंगे, बहुत शानदार होंगे। बस थोड़ा सा प्रयास की और जरूरत है, बस एग्जामिनेशन आपके क्रैक होना एकदम शुरू हो जाएगा। और इसके बाद जो है वो 17 से 20 के बीच अगर आप अगर डन करते हैं इस 20 सवाल में तो आप मतलब सुपीरियर हैं, आप बेस्ट हैं, आप हाईएस्ट पॉइंट पर हैं अपनी तैयारी के। तो चलिए लेट अस स्टार्ट आवर वोकैबुलरी टेस्ट है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या कहता है, इसमें जो फ्रेज दिया गया है ना, ये फ्रेज अंडरलाइन पार्ट है। आपको ये अंडरलाइन पार्ट का आपको अर्थ बताना है कि इसका सिनोनिम्स में क्या अर्थ होगा। चलिए करें टू बी मोर सर्कमस्पेक्ट। टू बी मोर सर्कमस्पेक्ट। बच्चों, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर ले, पॉज करके आप इसे बनाएं, थोड़ा टाइम लेकर के बनाएं और इसके बाद आप वीडियो में दिए गए आंसर से आप अपना आंसर एक बार मैच कर ले। आप जो भी कैटेगरी प्राप्त करते हैं, पुअर है, एवरेज है, उससे शर्माने की जरूरत नहीं है, अपने आप को थोड़ा आगे रखना चाहिए। आप उसे जरूर कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी क्या कर रहे हैं और कहां तक हैं वो। चलिए, टू बी मोर सर्कमस्पेक्ट, इसमें आपको सही सिनोनिम्स चुनना है सर्कमस्पेक्ट का। तो क्या इसका सिनोनिम्स इंटेलिजेंट होगा, रेस्ट्रेंड होगा, कॉन्फिडेंट होगा या कॉशस होगा? आपको इसमें से एक का चुनाव करना है कि अगर सर्कमस्पेक्ट हैं तो आप क्या हैं। देखिए, सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सजग, सावधान। आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, आप फूक फूक के कदम रख रहे हैं। इसका राइट आंसर होना चाहिए डी, ठीक है ना। 1 का राइट आंसर होगा डी। सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति सर्कमस्पेक्ट है यानी कि वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता है, वो कदम फूक फूक के चढ़ता है, बहुत ही सजग है वो। तो सर्कमस्पेक्ट का जो अगर हिंदी अगर कहा जाए तो सजग, ठीक है ना, सावधान, इस सेंस में हम सर्कमस्पेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो 1 का राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए, इसके कुछ और ऑप्शंस को देख लेते हैं। कॉन्फिडेंट का मतलब आश्वस्त, हालांकि ये सब तो आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी आप हिंदी को देखिए। इंटेलिजेंट का मतलब तेज है और स्ट्रेंथ का मतलब संयमित। ये सारे वर्ड्स आपको आगे के एग्जाम्स में ना हेल्प करने वाले हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए, अब हम आते हैं नंबर 2 के तरफ। करेक्ट, डिसेबल्ड अपीयरेंस। अगर किसी व्यक्ति, अपीयरेंस का मतलब होता है रूपरेखा, आप इसको सिंपल भाषा में समझिए, रूपरेखा। अगर किसी व्यक्ति का जो रूपरेखा है यानी कि जो चेहरे के है, जो फेस है, जो बाल है, ये इसको रूपरेखा कहते हैं, ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति का अगर अपीयरेंस, अगर डिसेबल्ड अपीयरेंस है, मतलब आपको इस पार्ट का ना सिनोनिम्स का चुनाव करना है। तो आप क्या हैं? आप गंदे हैं, अनटाइडी हैं, आप फिगर से आप भयावह दिखते हैं, आप फुली से आप मूर्ख हैं और आप पिक्यूलियर, आप बड़ा विचित्र हैं। मतलब किस तरह के अपीयरेंस को, किस तरह की रूपरेखा को हम डिसेबल्ड अपीयरेंस कहेंगे। चलिए, इसका बच्चों राइट आंसर होना चाहिए अनटाइडी, है ना, गंदा, अस्त व्यस्त। देखिए, इसका जो डिसेबल्ड का राइट हिंदी होता है गंदा, अस्त व्यस्त, ठीक है ना। लेकिन क्या, किस चीज में? अपीयरेंस में, ड्रेस में, बाल में, है ना, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। हर जगह ये नहीं आता है। इसका दायरा क्या है? हम इस वर्ड का इस्तेमाल कहां करते हैं? तो ज्यादातर इसका मतलब लुक, ठीक है ना, ड्रेस। यदि किसी का ड्रेस अस्त व्यस्त हो, किसी का बाल अस्त व्यस्त हो, तो वो जो बाल, जो ड्रेस होगा वो क्या होगा? वो डिसेबल्ड होगा, ठीक है ना। लुक, ड्रेस और हेयर के मामलों में ये मामला है, ये अर्थ नहीं है, ये मामला है। और इसका अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी क्या होगा? गंदा, अस्त व्यस्त, मैला कुचैला, ठीक है ना। आप इसको कह सकते मैला कुचैला, ठीक है ना। मैला कुचैला कपड़ा पहनकर चला गया
तो उसका जो ड्रेस होगा वो डिसेबल्ड ड्रेस होगा। ठीक है, इसका एक बढ़िया सिनोनिम्स, एक तो अनटाइडी है, एक तो इसका सिनोनिम्स अनटाइडी है, एक इसका बहुत बढ़िया सिनोनिम्स है ना, उसको थोड़ा सा देखा जाए। इसका एक बहुत बढ़िया सिनोनिम्स है स्लोवेनिली। स्लोवेनिली का भी मतलब होता है गंदा, फूहड़। स्लोवेनिली का राइट हिंदी होता है फूहड़। तो गंदा और फूहड़ लगभग एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हमने क्या पाया, 2 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइए नंबर 3 में करेक्ट, ए बैफलिंग प्रॉब्लम। एक बैफलिंग प्रॉब्लम कैसा प्रॉब्लम होगा, एक बैफलिंग समस्या कैसी समस्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, डिफिकल्ट मतलब कठिन समस्या होगी, सिंपल सामान्य समस्या होगी, पजलिंग चकित करने वाला समस्या होगा, न्यू एक नया समस्या होगा। बैफलिंग प्रॉब्लम किस प्रकार के प्रॉब्लम होंगे, ये बहुत ही जबरदस्त वर्ड है। ये सभी के सभी वर्ड्स हमारे डेली यूजेस में आने वाले वर्ड है। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि बेवजह हो, फालतू हो, अनर्गल हो। ये पहले आप समझ लीजिए। तो बैफलिंग प्रॉब्लम कैसा प्रॉब्लम होगा, जो कि आपको चकित कर दे, जो कि आपको उलझा दे, आप उसको समझ ना सके, आप उसको एक्सप्लेन ना कर सके। देखिए बैफल का मतलब क्या होता है, अगर आप बैफल का अगर सिनोनिम्स की अगर बारे में बात करेंगे, बैफल वर्ब है, तो इसका राइट सिनोनिम्स होगा टू कंफ्यूज, किसी को चकरा देना, उलझा देना। इसका राइट हिंदी होगा चकरा देना। अगर बैफल किसी को करते तो चकरा देते हैं, आप उसको उलझा देते हैं, मतलब व्यक्ति समझ नहीं पाता है। चलिए अब अगर कोई समस्या यदि बैफलिंग समस्या है तो वह हैरत अंगेज समस्या है। इसका राइट अगर आप हिंदी की बात करें तो इसका राइट हिंदी होता है हैरत अंगेज। हैरत अंगेज का क्या मतलब है, जो कि समझ में नहीं आए उसको हैरत अंगेज कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट साइन होना चाहिए, पजलिंग होना चाहिए, यानी कि 3 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। तो इससे हम क्या पाते हैं कि यदि कोई प्रॉब्लम, यदि बैफलिंग प्रॉब्लम है तो वो एक ऐसी समस्या है जो समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो एक हैरत अंगेज समस्या है। वो क्या है, एक हैरत अंगेज समस्या है, यानी कि हमारा 3 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा। चलिए नंबर आते हैं 4 में, करके रिपल्सिव पर्सनालिटी है ना। रिपल्सिव पर्सनालिटी कैसा पर्सनालिटी होगा, है ना। पर्सनालिटी का मतलब व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, पहले आप ऐसे समझें। तो एक रिपल्सिव पर्सनालिटी कैसा पर्सनालिटी होगा, डिस्गस्टिंग मतलब बेहद खराब। चलिए सारे वर्ड्स का पहले अर्थ देख लेते हैं। बेहद खराब, चलिए अट्रैक्टिव आकर्षक, ठीक है। चलिए इसके बाद कंफ्यूज्ड उलझा हुआ, और आगे बढ़ते हैं। कंसीटेड मतलब घमंडी, यानी कि किस तरह का व्यक्तित्व होगा। यदि कोई व्यक्ति अगर रिपल्सिव पर्सनालिटी रखता है तो उसका जो व्यक्तित्व होता है घिनौना व्यक्तित्व होता है ना, बेहद खराब व्यक्तित्व होता है। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, बेहद खराब, घृणास्पद, जो घृणा पैदा करे। इसका जो राइट अगर हिंदी अगर देखते हैं तो इसका राइट हिंदी होता है घृणास्पद। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। 4 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। इसका आकर्षक से कोई मतलब नहीं है, उलझा हुआ से कोई मतलब नहीं है, घमंडी से कोई मतलब नहीं है। कोई चीज यदि रिपल्सिव है तो आप में वो घृणा पैदा करेगा, चूंकि वो चीज बेहद खराब होगा। चलिए तो इसका बच्चों 4 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते हैं नंबर 5 में, करेक्ट ऑडेसियस अटेम्प्ट, है ना। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास, कोशिश। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास या कोशिश। अब चलिए अब हमें देखना है कि ऑडेसियस अटेम्प्ट किस प्रकार के अटेम्प्ट होंगे। चलिए यूजलेस बेकार, चलिए सबका एक हिंदी कर लेते हैं। बेकार, फुलिस मूर्खतापूर्ण, मतलब किस प्रकार के कोशिश होंगे, क्या मूर्खतापूर्ण कोशिश होगा। चलिए क्रेजी का भी मतलब सन की, पागल, ठीक है ना, क्या वो पागल प्रयास होगा। चलिए और बोल्ड मतलब साहसिक, क्या वो साहसिक प्रयास होगा। तो इसमें से एक चुनाव करना है सही सिनोनिम्स का। कोई चीज अगर ऑडेसियस है तो इसका मतलब है कि वह साहसिक है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। 5 का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, डी बनेगा। आते नंबर 6 में, कह रहे क्या एन ऑकुलर प्रॉब्लम, कह रहे क्या एन ऑकुलर प्रॉब्लम एक समस्या है। अब ये किस चीज की समस्या है, थोड़ा सा देखा जाए। अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित, जिसका आपने उम्मीद नहीं किया था, क्या ये वैसी समस्या है। चलिए इनसोल्यूबल, जो समझ में नहीं आए। इनसोल्यूबल का मतलब जो समझ में नहीं आए, तो जो कौन सी समस्या है जो समझ में नहीं आए, क्या वो समस्या है जो समझ में ना आए, उसको है ना इनसोल्यूबल कहते हैं। चलिए विजुअल, क्या वो दृष्टि से जुड़ा हुआ समस्या है। चलिए ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना, क्या वो दृष्टि से जुड़ा हुआ समस्या है। चलिए और इमेजिनरी, क्या वो काल्पनिक समस्या है। अब आपको चुनाव करना है कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। एक ऑकुलर जो प्रॉब्लम होता है उसका संबंध आंखों से होता है, इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। 6 का आंसर जो होगा वो सी होगा।
आते हैं बच्चों 7 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट, टू सिमुलेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है रुचि, सिमुलेट का क्या मतलब है, थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं। अगर आप कोई इंटरेस्ट को, कोई रुचि को सिमुलेट करते हैं, इसका मतलब आप क्या करते हैं? चलिए, प्रिटेंड, ढोंग करते हैं, दिखाते हैं, झूठ मूठ का आप रुचि दिखलाते, एक्चुअली आप में रुचि तो होता नहीं है, तो ढोंग करते हैं। स्वांग करना, स्वांग करने का मतलब होता है ढोंग करना, इसका शुद्ध हिंदी होता है स्वांग करना। चलिए, फील का मतलब होता है महसूस करना, क्या आप उस इंटरेस्ट को महसूस करते हैं। चलिए, लूज का मतलब होता है खो देना, क्या आप उस इंटरेस्ट को खो देते हैं। और स्टीर अप का मतलब होता है झकझोर देना, क्या आप उस इंटरेस्ट को झकझोर देते हैं। चलिए बच्चों, इसका राइट आंसर होगा प्रिटेंड, इसका राइट आंसर होगा प्रिटेंड। अगर आप कोई चीज को सिमुलेट करते हैं तो आप उसका दिखावा करते हैं, आप उसका स्वांग रचते हैं, ढोंग करते हैं। तो अगर आप कोई व्यक्ति अगर इंटरेस्ट को अगर सिमुलेट करता है तो एक्चुअली उसमें इंटरेस्ट होता नहीं है, रुचि उसमें होता नहीं है, लेकिन वो दिखलाता है कि हमें रुचि है। ठीक है, चलिए, तो इसका 7 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। आइएगा नंबर 8 में, कह रहा है क्या, एन इंट्रेपिड फाइटर फॉर ह्यूमन राइट्स। कह रहा है क्या, एन इंट्रेपिड फाइटर फॉर ह्यूमन राइट्स। अब इंट्रेपिड व्यक्ति कैसे व्यक्ति होते हैं, अब हमको ये देखना है, ये कैसे फाइटर होंगे, ये ह्यूमन राइट्स के लिए, जो मानवाधिकार के लिए जो लड़ाकू है, तो किस प्रकार के लड़ाकू होंगे। ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानवाधिकार। चलिए, अब हमें देखना है कि इंट्रेपिड फाइटर कैसे फाइटर होंगे। फियरलेस, निडर, क्या ये निडर लड़ाकू हैं। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब होता है जो अच्छा भाषण दे, है ना, तो इसको आप ऐसा समझिए, जो सुंदर भाषण दे उसको इलोक्वेंट कहते हैं, जो सुंदर भाषण दे उसको इलोक्वेंट कहते हैं। चलिए, तो क्या ये इस तरह का फाइटर है जो कि सुंदर भाषण देता है। चलिए, एक्सपीरियंस्ड, क्या वो अनुभवी लड़ाकू है, या वो फेमस, क्या वो प्रसिद्ध लड़ाकू है। अब आपको इसमें से चुनाव करना है कि इंट्रेपिड का राइट आंसर क्या होना चाहिए सिनोनिम्स के तौर पर। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए फियरलेस। यदि कोई फाइटर, यदि इंट्रेपिड फाइटर है, यानी कि वो डरता नहीं है, वो निडर है। तो बच्चों, हमारा 8 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। आइएगा नंबर 9 में, करके पैरी ए ब्लो। अगर ब्लो का मतलब चोट, अगर आप किसी चोट को पैरी करते, इसका मतलब आप क्या करते हैं? वार्ड ऑफ, बचते हैं, वार्ड ऑफ का मतलब बचना, ठीक है ना। फियर मतलब होता है भय, डर या भय। चलिए, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, क्या आप एक चोट की उम्मीद करते हैं। चलिए, और इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, क्या आप किसी चोट को अनदेखा करते हैं। चलिए, इसमें से आपको एक सही सिनोनिम्स का चुनाव करना है। तो देखिए, अगर आप कोई चोट को अगर पैरी करते हैं तो एक तरफ से ना आप हट जाते हैं। सपोज कीजिए कि सामने कोई चीज आ रहा है, आप हट गए, वो चीज पार कर गया। तो पैरी का मतलब होता है बचना, किसी चोट से, किसी विपन के शॉट से बचने को ना पैरी कहते हैं। इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा, है ना, सही सिनोनिम्स होगा डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का अर्थ क्या हम लोगों ने पढ़ा है साइंस में, दिशा मोड़ देना। यदि कोई चीज को अगर आप डिफ्लेक्ट करते हैं, मान लीजिए कि कोई चीज सीधे चल रहा है, आपने उसका दिशा मोड़ दिया, अब वो सीधे नहीं जा करके वो तिरछा हो गया, तो ये क्या होता है? ये डिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आपको पढ़ना भी है, विचलन जिसको आप कहते हैं, जिसको आप कहते हैं विचलन। तो अगर कोई ब्लो को अगर आप पैरी करते हैं तो आप उसको बचते हैं, उसका दिशा मोड़ देते हैं। ठीक है, तो पैरी ए ब्लो का राइट आंसर होना चाहिए वार्ड ऑफ, बचना। ठीक है ना, इसका एक सिनोनिम्स डिफ्लेक्ट भी होगा, एक सिनोनिम्स इसका डिफ्लेक्ट भी होगा। वार्ड ऑफ का भी अर्थ होता है बचना। तो इसका मतलब है कि 9 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। आइएगा नंबर 10 में, करेंगे प्रिवेलेंट डिजीज। यदि कोई डिजीज, यदि प्रिवेलेंट डिजीज है तो वह कैसा डिजीज है। चलिए, खतरनाक वो डिजीज है, खतरनाक बीमारी है। चलिए, वाइड स्प्रेड, वो व्याप्त, फैला हुआ है, व्याप्त, या इसको सरल भाषा में कहें फैला हुआ है। चलिए, क्या वो ऐसा डिजीज है। चलिए, फैटल, क्या वो घातक डिजीज है, जानलेवा डिजीज है, वो कैसा डिजीज है। यदि कोई, यदि डिजीज, यदि प्रिवेलेंट डिजीज है तो वह कैसा डिजीज है, आपसे ये पूछा गया है। कैचिंग, क्या वो संक्रामक डिजीज है, लोगों को कैच कर लेगा। चलिए, तो बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना, वाइड स्प्रेड, वो चारों तरफ से फैल गया है। वो अगर कोई अगर डिजीज, यदि प्रिवेलेंट डिजीज है तो आपको हर जगह वो दिखाई देगा, वो फैला हुआ, है ना, ये व्याप्त या फैला हुआ रोग को कहते हैं प्रिवेलेंट डिजीज। तो बच्चों, राइट आंसर 10 का क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आइए 11 नंबर में, करेक्ट ओमिनस रिपोर्ट। यदि कोई रिपोर्ट, यदि ओमिनस रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट कैसा है। चलिए, अनट्रू, गलत, थ्रेटनिंग, खतरनाक,
अनप्लीजेंट जो सुखद ना हो, मतलब आप ऐसे समझिए कि जो अनप्लीजेंट का मतलब अप्रिय, जो आपको प्रिय ना लगे, और सीरियस मतलब गंभीर। तो कहने का तात्पर्य कि यदि कोई रिपोर्ट यदि ओमिनस रिपोर्ट है तो इसका मतलब है कि वो अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, वो खतरनाक रिपोर्ट है। किसी चीज पर एक ओमिनस रिपोर्ट आया है, ग्लोबल वार्मिंग पर एक कम्युनिटी ने एक ओमिनस रिपोर्ट जारी की है, ये कुछ अशुभ संकेत देने वाले हैं, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर थ्रेटनिंग होना चाहिए। 11 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइए 12 में कर क्या, विल सुपरसीड द ओल्ड लॉ, है ना, विल सुपरसीड द ओल्ड लॉ। सुपरसीड का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। इनफोर्स लागू करना, क्या आप पुराने कानून को लागू करेंगे, लागू करना। चलिए सुपर इनफोर्स का मतलब होता है लागू करना। रिपील का अर्थ होता है हटा देना। कंटिन्यू का अर्थ होता है जारी रखना, कंटिन्यू का अर्थ होता है जारी रखना। और टेक द प्लेस का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, हटा करके जगह लेना, किसी दूसरी चीज का हटा करके जगह लेना, प्रतिस्थापित करना इसको कहते हैं। ठीक है, तो कोई यदि ओल्ड लॉ को अगर सुपरसीड करेगा, यानी कि ओल्ड लॉ को हटा करके उसके जगह पर न्यू लॉ लाएगा, नया कानून लाएगा। देखिए अगर ए अगर बी को सुपरसीड कर रहा है, यानी कि बी को हटा करके ए जगह ले रहा है, तो सुपरसीड का राइट अर्थ होता है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो हटाकर जगह लेना, हटाकर जगह लेना। चलिए इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, टेक द प्लेस ऑफ, प्रतिस्थापित करना, इसका शुद्ध हिंदी हुआ। 12 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आइए 13 में करे क्या, एन इंडेफेटिगेबल वर्कर, करे क्या, एन इंडेफेटिगेबल वर्कर। यदि कोई वर्कर यदि इंडेफेटिगेबल वर्कर है तो वह किस तरह के काम करने वाला है, किस तरह का वो मजदूर है, किस तरह का वो व्यक्ति है। चलिए वेल पेड, जिसको बढ़िया पैसा दिया गया हो, टायर्ड जो थक गया हो, टायरलेस जो थके नहीं, और प्लीजेंट जो कि सुखद हो। चलिए तो यदि वर्कर यदि इंडेफेटिगेबल वर्कर है तो थकता नहीं है, काम करते जाएगा लेकिन थकेगा नहीं, है ना। इसका राइट हिंदी होता, अगर हिंदी की बात करें तो इसका राइट हिंदी होता अथक जो थके नहीं, तो टायरलेस, है ना। टायरलेस का भी मतलब होता अथक जो थके नहीं, है ना। इसका तो अर्थ हो जाएगा थका हुआ। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। वेल पेड का मतलब क्या हुआ, जिसको अच्छा पैसा मिला हो, है ना, जिसे अच्छा पैसा मिला हो, अच्छा पैसा मिला हो, वो होता है वेल पेड। चलिए प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, सुखद। तो यहां सुखद दुखद से मतलब नहीं है। यदि कोई वर्कर इंडेफेटिगेबल वर्कर है, यानी कि वो थकता नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। 13 का राइट आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। आइएगा नंबर 14 में, करेक्ट, ए नोटोरियस डिमागोग, ए नोटोरियस डिमागोग, है ना। डिमागोग कौन होते हैं, चलिए हमको ये देखना है। ऑप्शन ए में करे रेबल राउजर, मतलब कि सिंपल भाषा में कहिए तो भीड़ भड़काने वाला, भीड़ भड़काने वाला, भीड़ को उकसाने वाला। चलिए ये रेबल राउजर हो गया। गैम्बलर का मतलब बाजीगर जो जुआ खेले। चलिए लायर मतलब होता है झूठा जो झूठ बोले, और परपेट्रेटर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, और मतलब जो पैसा लेकर के भाग गया हो, है ना, धोखाधड़ी में शामिल अपराधी को, है ना, इसको वित्तीय अपराधी कहिए ना, वित्तीय अपराधी, यानी कि पैसा इधर उधर किया है ये। चलिए तो नोटोरियस डिमागोग कौन होंगे, देखिए डिमागोग वो होते हैं जो अपने भाषण से लोगों को भड़काते हैं, है ना। भड़काऊ भाषण देने वाले को कहते हैं, भड़काऊ भाषण देने वाले को कहते हैं डिमागोग, भड़काऊ भाषण देने वाला। चलिए तो इसका मतलब बच्चों राइट आंसर क्या होना चाहिए, रेबल राउजर होना चाहिए। 14 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। आइएगा नंबर 15 में, करे क्या, ए मैग्नानिमस एक्शन। ए मैग्नानिमस क्या होता है, किस तरह की क्रिया को हम मैग्नानिमस कहेंगे। मैग्नानिमस का इसमें सिनोनिम्स हमें तलाश करना है। तो पजलिंग चकित करने वाला, जेनरस उदार, चलिए फुलिस मतलब मूर्खता, मूर्खतापूर्ण आप ऐसे समझिए, और वाइज मतलब बुद्धिमान। किस तरह के एक्शन को हम मैग्नानिमस कहेंगे, तो बच्चों इसका राइट आंसर जेनरस होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मैग्नानिमस है तो इसका मतलब है कि वो अपने शत्रु के प्रति उदार है। अपने मतलब मैग्नानिमस का मतलब केवल उदार नहीं, मैग्नानिमस का मतलब होता है शत्रु के प्रति उदार। मान लीजिए कि किसी ने किसी को पकड़ लिया, ठीक है ना, अब उसको तो पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन अपने शत्रु को छोड़ दिया, जाओ, तो वो जो व्यक्ति होगा वो मैग्नानिमस है। अब जैसे कि सिकंदर और पोरस के बीच का संवाद आपने जरूर पढ़ा होगा, जब सिकंदर ने पोरस को हराया और फिर पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया, तो अब तो पोरस को तो हरा चुका है,
अब वो चाहता है तो पोरस को कोई भी वो तरह का सजा दे सकता था। सिकंदर को यह हक था कि वो पोरस को कोई भी तरह का सजा दे सकता था। तो सिकंदर पूछता है पोरस से कि तुम्हारे साथ कौन सा सलूक किया जाए, तुम्हारे साथ कौन सा सलूक किया जाए, ये सिकंदर पूछता है पोरस से। पोरस क्या जवाब देता है कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करता है, पोरस भी तो राजा ही था, तो एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करता है। इस उत्तर से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उसने पोरस को छोड़ दिया। तो जो अपने दुश्मन के प्रति उदार हो, सजा तो दे सकता था लेकिन उत्तर से प्रभावित हुआ और उसने पोरस को छोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि सिकंदर अलेक्जेंडर को कौन सा किंग कहा गया है? मैग्नानिमस किंग, जो शत्रु के प्रति उदार हो। हमने एक कहानी पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा। एक बार एक चूहे को एक खरगोश ने पकड़ लिया। अब तो एक शेर ने एक चूहे को पकड़ लिया। अब चूहा गिड़गिड़ा रहा है, उससे जान छुड़ाने की भीख मांग रहा है। हालांकि वो चाहता तो शेर उसको खा जाता, लेकिन शेर ने उसको जाने दिया, छोड़ दिया। फिर एक बार शेर जो है वो जाल में फंस गया था। कहानी ये कहता है कि चूहा आया और जाल काट करके और उसने शेर को मुक्त कर दिया। तो ये मैग्नानिमस एक्शन होता है। आप अपने शत्रु के प्रति जो उदार होते हैं ना, तो ये जो एक्शन कहलाता है वो मैग्नानिमस एक्शन कहलाता है। बच्चों राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? 15 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइए 16 में आते हैं। करे क्या? एन एनोनिमस डोनर। एनोनिमस कौन होते हैं? डोनर तो दान देने वाला, दानी को हम डोनर कहते हैं। चलिए अब ऑप्शन क्या कह रहा है? वन हुज नेम इज नॉट नोन, एक व्यक्ति जिसका नाम पता नहीं हो। एनोनिमस के बारे में है ना, वो व्यक्ति जिसका नाम पता नहीं। अज्ञात दानी, कोई व्यक्ति है दान दिया, अपने नाम का जिक्र नहीं करवाया, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो दान तो देते हैं लेकिन अपने नाम का जिक्र नहीं करवाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्या ये आंसर है? ऑप्शन बी कह रहा है क्या? वन हुज नेम इज नोन टू एवरीवन, वो व्यक्ति जिसका नाम सभी को पता है। क्या ये एनोनिमस है? जेनरस उदार व्यक्ति कोई एनोनिमस है, या रिलक्टेंट अनिच्छुक व्यक्ति कोई मतलब कि एनोनिमस है? तो एनोनिमस उसको कहते हैं जिसका नाम पता नहीं हो, अज्ञात। एनोनिमस का हिंदी क्या होता है? एनोनिमस का हिंदी होता है अज्ञात, जिसका नाम पता नहीं हो। इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 16 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइएगा 17 में। करे क्या? फील एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है और वही इसका सिनोनिम्स को चुनना है। ऑप्शन ए करे फ्रेंडलीनेस, ऑप्शन बी करे हॉस्टिलिटी, ऑप्शन सी कर रहा है बैसफुलनेस और ऑप्शन डी कर सस्पेंस। फ्रेंडलीनेस मतलब दोस्ताना, आप ऐसा समझिए। हॉस्टिलिटी मतलब होता है दुश्मनी, नफरत से भरा हुआ। चलिए बैसफुलनेस मतलब होता है शर्मीलापन, और सस्पेंस मतलब होता है दुविधा। चलिए कोई व्यक्ति अगर सस्पेंस में तो दुविधा में है। बच्चों एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? नफरत से भरा हुआ, मतलब एक तरह से दुश्मनी, है ना। नफरत से, अगर आप किसी के प्रति अगर एंटीपैथी हैं तो आप उसके प्रति नफरत से भरे हुए हैं। इसका मतलब कि राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। 17 का राइट आंसर बी होगा, हॉस्टिलिटी। इसका राइट साइन होगा हॉस्टिलिटी। आइएगा नंबर हम आते हैं 18 में। करे कि लिविंग इन अफ्लुएंस, है ना। लिविंग इन अफ्लुएंस, अफ्लुएंस का आपको सिनोनिम्स खोजना है। कोई व्यक्ति अगर अफ्लुएंस में रहता है तो वो किस अवस्था में रहता है? डर, फियर मतलब डर। पॉवर्टी मतलब गरीबी, क्या गरीबी में रहता है? वेल्थ मतलब धन, क्या वह धन में रहता है? डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस मतलब कठिन परिस्थिति, मतलब कठिन परिस्थिति। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए वेल्थ, ठीक है ना। अफ्लुएंस का मतलब होता है धन और अफ्लुएंट मतलब धनी। अफ्लुएंट इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कोई व्यक्ति अगर अफ्लुएंट है इसका मतलब है कि वह क्या है? वो धनी है। 18 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 19 में। करे कि ए टाइरो। टाइरो कौन होते हैं? एकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन मतलब कि निपुण म्यूजिशियन। एकम्प्लिश्ड का मतलब निपुण, निपुण संगीतज्ञ, और म्यूजिशियन का मतलब संगीतज्ञ। क्या वो निपुण संगीतज्ञ हैं? चलिए डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, है ना, एक मतलब दबंग व्यक्तित्व। आप ऐसे समझिए, क्या वो दबंग व्यक्तित्व वाला आदमी है? क्या टाइरो दबंग व्यक्तित्व वाला आदमी है? सीरियस स्टूडेंट, गंभीर विद्यार्थी जो अपने पढ़ाई के प्रति गंभीर रहे, क्या वो विद्यार्थी टाइरो होगा? या बिगिनर मतलब होता है नौसिखिया, जो नया नया जो कोई चीज का शुरुआत कर रहा हो। टाइरो किसको हम कहेंगे? क्या टाइरो नौसिखिया होगा, या टाइरो गंभीर विद्यार्थी होगा, या टाइरो दबंग व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा,
या टायरो एक निपुण संगीतज्ञ होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए। 19 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। आइएगा 20 में, करें कि कैकोफोनी, कैकोफोनी ऑफ ए लार्ज सिटी, बड़े शहर का कैकोफोनी क्या कहलाएगा? क्राउडेड लिविंग कंडीशन, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया, कल्चरल एडवांटेजेस, सांस्कृतिक लाभ, अनप्लीजेंट नॉइज, हार्श साउंड, बहुत ही ज्यादा हलचल वाला जो आवाज है, क्या वो कैकोफोनी होगा? या बिजी ट्रैफिक, व्यस्त ट्रैफिक, क्या वो कैकोफोनी होगा? तो कैकोफोनी का मतलब क्या होता है ना, इसको आप सिंपल सा भाषा में समझिए, गुलजार, कहीं गुलजार मचता है, सब कोई बोलता है एक साथ, है ना। गुलजार का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों का हल्ला को ना गुलजार कहते हैं। मार्केट में गुलजार था, यानी कि लोग चहल पहल थे, और उसको आप समझिए कि बहुत ज्यादा जो आवाज होता है, मछली बेचना, है ना। मछली बेचना क्या होता है? ये मछली वाला मछली बेचना नहीं है ना, जैसे कि वो कमरे में मछली बेच रहा है, तो यहाँ हल्ला करना, एक साथ बहुत सारे शोरगुल को ना कहते हैं हम कैकोफोनी। मछली बेचना आप ऐसा समझिए, या नहीं समझ में आता है तो बस एक शब्द समझिए, शोरगुल। तो इसका मतलब क्या है? हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो बच्चों हमारा वीडियो सेशन में ये टोटल 20 सवाल रहा। आप कहां हैं? पुअर में है, एवरेज में है, एक्सीलेंट में है? आप अपने आप को तलाश कीजिए। आज की वीडियो सेशन में बात इतनी सी। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अवश्य कर ले, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम और भी इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी रेंज का टेस्ट लाने वाले हैं। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।